हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ा रही थी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े होते हैं, जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता है, उसके कलेक्शन के मेथड्स कौन से होते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोग को समझाया था। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो प्रश्नावली होती है और जो अनुसूची होती है वो क्या होगी और उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और प्रश्नावली को किस तरह से तैयार किया जाएगा, और अच्छी प्रश्नावली में कौन से गुण होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि एक प्रश्नावली को किस तरह से तैयार किया जाता है, या फिर एक अच्छी प्रश्नावली में गुण कौन से होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि प्रश्नावली क्या होती है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब अनुसंधानकर्ता जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली किसी सामने व्यक्ति के पास जा करके प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं करता, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, एक प्रश्नों की सूची बनाता है जिसे कि प्रश्नावली कहेंगे, क्वेश्चनर कहते हैं। उस प्रश्नावली को वो जो भी व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देने वाला है, सूचक होता है, उसके पास भेजता है, और उसके बाद वो डाक के माध्यम से भी हो सकता है, या आजकल तो ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं तो ऑनलाइन भी मेल के थ्रू आ सकता है। क्वेश्चंस पूछेगा और आपको उसके आंसर्स देने होते हैं, तो वो हो जाता है प्रश्नावली। अनुसूची क्या हो जाएगा, अनुसूची में जो यहाँ पर प्रश्नावली और अनुसूची में मेन डिफरेंस यही है कि जो प्रश्नावली होती है वो स्वयं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, सूचनाएं दे रहा है, वो खुद भर के भेजता है। लेकिन जो अनुसूची होती है प्रश्नों की एक इस तरह की सूची होगी जिसमें कि अनुसंधानकर्ता जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो कुछ प्रगणक जिसे कि न्यूमरेटर बोलते हैं वो नियुक्त कर देगा, और उसके बाद वो उन क्वेश्चंस को लेकर जाते हैं जो सूचनाएं देने वाले हैं उनके पास, और उनसे क्वेश्चन पूछ करके जो भी आंसर वो देंगे उसको उसमें फिल करते हैं, तो वो हो जाती है अनुसूची। अब आइए देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो पहला अंतर है दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या हो जाएगा कि जो प्रश्नावली होती है उसमें प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्थान होता है, और जो अनुसूची होती है तो उसमें क्या रहेगा, ये स्थान के साथ साथ उसमें साथ में टेबल भी हो सकती है, एक सारणी हो सकती है जिसमें कि सूचनाएं भरी जाएंगी, या फिर एक चार्ट भी हो सकता है आवश्यकता अनुसार कि उसमें सूचनाएं दी जाएंगी। दूसरा हो जाता है कि प्रश्नावली एक ऐसा साधन है जिसमें सूचक जो होंगे एक फॉर्म को स्वयं भरते हैं, खुद से भरते हैं, लेकिन जो अनुसूची होती है वहाँ पर जो प्रगणक होगा वो उनसे क्वेश्चन करता है, और उसके बाद जो वो आंसर देते हैं उसको वो प्रगणक भरता है। उसके बाद आ जाता है कि जो प्रश्नावली होती है वो डाक के द्वारा भेजी जाती है और आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, और जो अनुसूची होगी उसमें जो प्रगणक होते हैं वो स्वयं जाते हैं और सूचकों से जो सूचनाएं होती हैं उसको कलेक्ट करते हैं। जो प्रश्नावली होगी उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि उसी क्वेश्चनर पर ही आंसर भी दिए जाएं, हो सकता है उसके लिए जो आंसर शीट हो वो अलग से दी जाए, लेकिन जो अनुसूची होती है उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए वहीं पर इस जगह छोटी रहती है, जगह दी रहती है कि वहाँ पर वो आंसर को फिल कर लें। जो प्रश्नावली होगी उसमें टिप्पणी एवं आवरण पत्र आवश्यक होता है, साथ में कुछ नोट्स भी होते हैं, लेकिन जो अनुसूची होती है इसमें किसी तरह के नोट्स नहीं होते। प्रश्नावली में नोट्स इसलिए होते हैं कि जो भी सूचक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा है उसको डिटेल में समझाने के लिए कि किस तरह से आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन जो अनुसूची होगी तो उसमें क्योंकि स्वयं वो सूचक नहीं भर रहे हैं, जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो लोग भर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी अलग से नोट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस प्रश्नावली और अनुसूची में। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रश्नावली किस तरह से तैयार की जाती है। ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चनर, प्रश्नावली बनाने की तकनीकी या फिर मेथड्स कह सकते हैं आप। इसके अंतर्गत ये रहता है कि जो भी हम क्वेश्चनर तैयार कर रहे हैं, प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं, वो किस तरह से बनाई जाए कि जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन है, जो भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उससे जो भी हमारा रिजल्ट है वो पूरी तरह से हमें मिल जाए। तो जो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा वो हो जाएगा कि अनुसंधान के उद्देश्य का स्पष्टीकरण, कि उसमें हमें इस तरह से क्वेश्चंस रखने चाहिए कि वो जो भी हमारा अनुसंधान का उद्देश्य हो वो पूरा होता हो। फिर आ जाता है प्रश्नों की संख्या। इतने ज़्यादा प्रश्न भी हम ना डाल दें उसमें कि जो भी आंसर दे रहा है वो बोर हो जाए, वो आंसर हमें ना दे, ना ही इतने कम क्वेश्चंस रखें कि हमें सही सूचना ही प्राप्त ना होने पाए। फिर आ जाता है प्रश्नों की प्रकृति, कि क्वेश्चंस किस तरह के होने चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे या बहुत ही जटिल, कभी कभी होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है तो वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर बहुत सिंपल और सीधी लैंग्वेज में हमसे क्वेश्चन किया जाए तो हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो वही कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो ईजी होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए, या फिर कई मीनिंग्स उसके ना निकल रहे हों जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही तरह से क्वेश्चन को ना समझ पाए। जहाँ तक हो सके जो क्वेश्चंस होते हैं या तो यस या नो या फिर जो है
सही गलत के तौर पर रखने चाहिए, जिससे कि आंसर देने में आसानी हो। उसके बाद आ जाता है कि प्रश्नों का एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें कि क्वेश्चंस को पूछना चाहिए। जैसे कि अगर हम ये पूछ रहे हैं किसी से कि क्या आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, उसके बाद उसमें कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर इसके बजाय हम ये पूछें किसी से भी क्या आपके कितने लड़के या लड़कियां हैं, उसके बाद हम उससे पूछ रहे हैं क्या आप विवाहित हैं, तो वो क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा। जैसे कि अगर वो अविवाहित है, अनमैरिड होगा, तो हमने उससे अगर ये पूछा कि आपके कितने लड़के और लड़कियां हैं, तो उसने ये सिंपल से कहा कि मेरे कोई भी, मुझे कि मैं अनमैरिड हूँ। उसके बाद अगर हम आपसे उससे पूछते हैं क्या आप विवाहित हैं, तो वो क्वेश्चन ही अटपटा सा, थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो वही होगा कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होना चाहिए। फिर आ जाता है वर्जित प्रश्न। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उसमें शामिल नहीं करने चाहिए, जैसे कि किसी की आय से रिलेटेड या फिर उसके कैरेक्टर है या किसी बीमारी से संबंधित प्रश्न है। ये थोड़े से वादित प्रश्न होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसकी किसी तरह की भावनाओं को, किसी इमोशंस को ठेस पहुंचाते हों, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को शामिल नहीं करना चाहिए। फिर आ जाता है प्रश्नों की भाषा। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सा पोलाइट भी हो और सिंपल हो, थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं हो, जिससे कि सामने वाला क्वेश्चन को समझ ना पाए। फिर आ जाता है क्रॉस चेक। प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चंस भी रखने चाहिए कि जिससे कि हम क्रॉस चेक कर सकें कि जो भी वो आंसर दे रहा है वो सही है। मतलब कहने का ये कि अगर एक ही क्वेश्चन को हम दो तरह से अलग अलग तरीके से पूछेंगे तो वहाँ पर ये रहेगा कि सामने वाला अगर दोनों बार में एक ही आंसर दे रहा है तो मतलब वो सही सूचना दे रहा है। जैसे कि अगर आप देखें कभी कभी सामने से कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं तो, या कोई इंटरव्यू ले रहा होता है तो कई बार घुमा करके उसी बात को दोबारा पूछता है थोड़े से अलग वर्ड्स में, जिससे कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आपका आंसर सही है, आप सच बोल रहे होंगे, तो दोबारा भी आपका आंसर वही रहेगा। ये चीज़ आपने अक्सर देखी होगी जब ओरल एग्जाम हो रहा होता है या मौखिक रूप से हम इंटरव्यू या वाइवा होता है, तो वहाँ पर अक्सर क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, जिससे कि आप अगर सही बोल रहे हैं तो हर बार में आपको आता है तो आप दोबारा भी आंसर सही देंगे। फिर आ जाता है प्रश्नावली भरने संबंधी आवश्यक निर्देश। तो वहाँ पर ये भी चीज़ें दे रखनी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साथ में कुछ नोट्स वगैरह होते हैं जिसमें डिटेल में दे रखा होता है कि कैसे उसको फिल करना है। नॉर्मली समझ लीजिए कि अगर आप लोग OMR पर पेपर अगर दे रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है OMR पर पेपर दे रहे हैं, तो उसके पीछे OMR के आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं कि कैसे उस OMR को हमें भरना है। इसी तरह क्वेश्चनर में भी होता है, प्रश्नावली में भी होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं कि कैसे आपको उसका आंसर देना है या लिखना है। सूचकों की योग्यता, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी हम प्रश्नावली बना रहे हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसकी योग्यता क्या है। फिर आ जाता है पूर्व परीक्षा व संशोधन। जो भी हमने प्रश्नावली क्वेश्चनर तैयार किया है तो उसमें हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि जो भी सूचक हैं वो सही सूचना उसकी दे पाएंगे। एक टेस्ट कर लेना चाहिए, समझ लीजिए एक प्री टेस्ट कर लेना चाहिए कि जो भी हमने प्रश्नावली बनाई है वो सही तरह से वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो ये हो जाती हैं प्रश्नावली बनाने की तकनीकें कहिए या नियम कहिए, या फिर किस तरह से एक प्रश्नावली तैयार करनी चाहिए। अब आ जाता है कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या हैं, क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनर। अगर हम एक अच्छी प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं जिसमें कि जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका पर्पस पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो अनुसंधान होगा, जो रिसर्च होगी, उसके जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी एक्यूरेट भी होंगे और हमारे लिए हेल्पफुल भी होंगे, यूज़फुल भी होंगे। तो उसकी क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला होगा अनुरोध पत्र, कवरिंग लेटर, यानी कि जो साथ में उसके एक अनुरोध पत्र होता है कि अगर जो भी हम समंग संग्रहित कर रहे होते हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसका पर्पस क्या है, हम किस पर्पस से कर रहे हैं, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमें उस इन्फॉर्मेशन को दे सके। दूसरा होता है प्रश्नों की संख्या कम, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पहले ही बताया था मैंने, ना बहुत ज़्यादा हो क्वेश्चंस, ना ही बहुत कम होने चाहिए। इतने क्वेश्चंस हो कि आसानी से सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर दे पाए। फिर आ जाता है संक्षिप्त, स्पष्ट तथा सरल प्रश्न, शॉर्ट, क्लियर एंड सिंपल क्वेश्चंस। शॉर्ट में हो, क्लियर हो और सिंपल हो। नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले मैंने बताया था कि लेंथी नहीं हो, या तो यस और नो में होने चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। फिर आ जाता है प्रश्नों का उचित क्रम। जैसे पहले ही मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में, उस क्रम में क्वेश्चंस को रखना चाहिए। फिर आता है व्यक्तिगत प्रश्नों का ना होना, कि किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए किसी तरह के पर्सनल क्वेश्चन को पूछने से। फिर आता है खोज संबंधी प्रश्न, रिलेवेंट क्वेश्चंस। जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होगा उस पर्पस से ही रिलेवेंट हमें क्वेश्चंस उसमें रखने चाहिए। इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए जिसको कि आंसर करने में सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड ना हो। फिर आ जाता है गणित गणना को टालना, अवॉइड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए उसमें जिसमें कि जो सामने वाला व्यक्ति है आंसर कर रहा है उसमें किसी तरह की उसको मैथ्स का या गणित का यूज़ करना पड़े, कि हो सकता है वो उस चीज़ में ना वो एक्सपर्ट हो, तो वो आपका आंसर देने में भी क्या होगा, एक्सपर्ट नहीं हो, या आंसर वो दे भी देगा तो हो सकता है एक्यूरेट ना हो, आंसर शुद्ध ना हो। फिर आता है
उत्तरों के लिए पर्याप्त स्थान। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है, कुछ क्वेश्चन ऐसे यस और नो में है तो वहाँ पर हाँ या ना में होगा, लेकिन अगर कुछ लिखने वाला क्वेश्चन है उसके लिए सफिशिएंट स्पेस देना चाहिए कि पूरा आंसर वो लिख सके। फिर निर्देश इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जिससे कि उसे ईजी रहे भरने में। उत्तरों की सत्यता की क्रॉस चेक, क्रॉस एग्जामिनेशन पहले ही समझाया था। एक ही क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ सकते हैं जिससे कि हमें क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो भी आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है प्री टेस्टिंग, पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि जो भी हमने क्वेश्चनर बनाया है, प्रश्नावली बनाई है, आसानी से जो सूचक होंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसे आसानी से भर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है अट्रैक्शन, आकर्षण। अक्सर आप ही लोगों ने देखा होगा कि जो भी पेपर है या कुछ भी आपके पास आता है, अगर उसका कागज़ बहुत अच्छा होता है, थोड़ा कलरफुल होता है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, इंटरेस्टिंग होता है, आप उसको देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। और जो कि बच्चों की आपने देखा होगा कि बच्चों की जो लास्ट में आता है कि आपको जो करनी होती है एक्सरसाइज खुद से, तो काफ़ी जो है कलरफुल होती है या कुछ उसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगे होते हैं जिससे कि बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनको ज़्यादा मज़ा आता है उस चीज़ को समझने में। कुछ ऐसा ही इसके साथ रहता है, जितना अट्रैक्टिव आप इसको बना पाएंगे उतना ही ज़्यादा सामने वाला व्यक्ति आंसर करने में इंटरेस्टेड होगा। तो ये हो जाते हैं अच्छी प्रश्नावली के गुड, क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।